गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ट्रैप पीस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर जब स्यूज ने भागने की कोशिश की तो बैंडिट उसे किसी तरह से वापस ले आया था। उसने इतना इनोसेंटली स्यूज से वापस आने का पूछा था कि वो उसे ना ही नहीं कर पाता और अपने भागने का प्लान छोड़ देता है। वापस आने के बाद वो दोनों आग के सामने बैठकर बातें करने लगते हैं। बैंडिट बोलता है, पिछले कुछ दिनों से मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोक कर रखा था और तुमसे मिलने नहीं आया। बस मैं डॉक्टर से तुम्हारी कंडीशन के बारे में पूछ लिया करता था। उन्होंने बताया कि अब तुम्हारे वुंड पहले से हील हो रहे हैं और तुम काफी ठीक हो। इस पर स्यूज ने ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बस सिंपली हूँ बोल दिया। इस पर बैंडिट बोलता है, क्या इसके अलावा तुम्हारे पास मुझसे कहने को कुछ नहीं है? इस पर स्यूज ने तो साफ मना कर दिया। बस यही सोच रहा था कि दोबारा से मुझे इसकी वजह से अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहिए था। पता नहीं ये मेरे सामने क्यों रुकावट बन रहा है और मुझे मेरे कबीले वालों के पास वापस नहीं जाने दे रहा। दूसरी तरफ वेंडिट सोच रहा था कि डैम इट, मैं इतने दिनों तक इसे नहीं मिला ताकि इसे अपने किए पर पछतावा हो और इसके सामने ऐसे बेचारा बन रहा हूँ। लगता है ये सब कुछ करना इसे रोकने के लिए काफी नहीं होगा, मुझे इससे कहीं ज्यादा करना होगा। जिसके चलते वो अपने हाथ में पकड़े पड़ सहलाते हुए बोलता है, बिल्कुल किसी परिंदे की तरह जो कि काफी देर तक केज में रहने के बाद आजाद हुआ हो। ऑफ कोर्स वो उड़ने की कोशिश तो करेगा ही, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसे बढ़ के इतनी ज्यादा फिक्र करता देखकर स्यूज के मन में भी आने लगता है कि क्या पास में इसने मेरी भी ऐसे ही टेक केयर की होगी। लेकिन तब मैं बदले की वजह से अंधा हो चुका था जो मैंने इसे नोटिस ही नहीं किया। मुझे लगा कि ये भी दूसरे उन घटिया इंसानों की तरह है तो मैंने इसे हर्ट कर दिया। उस वजह से ये पक्का मुझसे नाराज होगा और बातों ही बातों में उसे पूछने की कोशिश करता है कि अगर एक दिन इसे सब कुछ समझ लगने लग जाए और ये दूसरों की गलतियां तुम पर डाल दे तो क्या तुम इससे गुस्सा होकर इसे छोड़ दोगे? जिस पर वेंडिट बोलता है, स्यूज मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। पर वो तो फौरन से ही चौंक गया कि तुम्हें किसने कहा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे इस बर्ड के बारे में बात कर रहा था। ऐसा करते हुए वो बिल्कुल किसी क्यूट सी बिल्ली की तरह लग रहा था। इस पर वेंडिट भी हंसने लगा कि हाँ मैं समझ गया। पास्ट में मैंने एनिमल्स के साथ बहुत टाइम गुजारा है तो मुझे लगता था अगर मैं उन्हें काइंडली ट्रीट करूंगा तो वो खुद ब खुद ही मेरे पास आ जाएंगे। ऐसा होता भी था, लेकिन मैं भूल चुका था कि ऑर्क्स के लोग एनिमल से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मुझे माफ करना, उस टाइम मेरी वजह से तुम्हारे लिए चीजें काफी मुश्किल हो गई थी। वेंडिट की इन बातों से उसको काफी अच्छा लगा, लेकिन उसे दोबारा से इसके लिए थोड़ा गिल्टी फील होने लग जाता है। वेंडिट ने बर्ड को दोबारा से केज में रख दिया था कि आई थिंक इतना करना काफी रहेगा। मुझे लगता है जब तक मैं इसकी अच्छे से टेक केयर करता रहूंगा तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। इतने में उसे नींद आने लगती है। उसने अपनी आईज बंद करके इसे उसके शोल्डर पर सर रख दिया, जिसके ऐसा करने पर वो तो एकदम से ही चौंक गया और जब उसने वेंडिट को ठीक से देखा तो समझ आता है कि ये सो चुका है। जिस पर स्यूज ने उसे ठीक से पकड़कर अपने गले लगा लिया और उसे देखते हुए सोचने लग गया कि वेल ऐसा तो होना ही था। सारा दिन ट्रैवल करता रहा और सारी रात जागने के बाद ये थक चुका होगा। इतनी वीक और डेलिकेट बॉडी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करना इसके लिए बहुत मुश्किल होता होगा। लेकिन अभी अभी इसने कहा था कि ये एनिमल्स के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता था, तो क्या इसका मतलब ये हुआ इसे एनिमल्स अच्छे लगते हैं? कहीं ना कहीं उसे खुद को लेकर भी हो पा रही थी कि क्या पता लोगों की बजाय ये एनिमल्स को ज्यादा प्रेफर करता हो। ये सब कुछ सोचते हुए वो तो काफी क्यूट वे में अपनी टेल भी मूव कर रहा था। दूसरी तरफ वेंडिट जो कि बस सोने का नाटक कर रहा था, इस तरह से उसके गले लगकर हल्की से स्माइल करने लग जाता है और सोचने लग गया कि इस तरह से इसके गले लगकर मुझे बहुत वार्म फील हो रहा है, मुझे ये अच्छा लगा और उसकी टेल को टच करने लग गया कि इसकी ये सॉफ्ट टेल और ये स्ट्रॉन्ग मसल, इन सब की वजह से मेरी अपनी हार्ट बीट ही बढ़ने लग गई है। इतने में वो नोटिस करता है कि उसकी हार्ट बीट भी काफी तेज हो चुकी थी और साथ ही उसकी बॉडी भी हॉट हो गई थी। पहले तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर अचानक से उसे सारी बात समझ आ गई। दूसरी तरफ स्यूज जो कि खुद को कंट्रोल करते हुए सोचने लग जाता है कि अगर बस ये मेरे शोल्डर पर सर रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अपने हाथों को ऐसे क्यों मूव कर रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये बहुत खतरनाक होगा। इसे इस तरह से सफर करता देखकर वेंडिट की स्माइल तो और भी बढ़ गई और फौरन से उसके माइंड में एक इवल प्लान आ जाता है। तो
तो मेरे ऐसे इसे सहलाने से ये एक्साइटेड हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लूँगा। मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा ताकि ये मुझे लेकर पागल हो जाए और मेक श्योर करूँगा कि ये कभी भी मुझे धोखा ना दे पाए। ऐसे ही उनकी जर्नी एंड हो गई और वो फाइनली अपनी डैडी में वापस पहुँच चुके थे। जब वो गैरेज में बैठकर सिटी से गुजर रहे थे तो हम गैरेज के अंदर देखते हैं जहाँ पर वेंडिट के साथ स्यूज भी बैठा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से वो स्यूज के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था और जैसे ही वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता तो फौरन से वेंडिट की आंखों से आंसू निकलने लग जाते। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस छोटे से प्रिंस में इतने आंसू आए कहाँ से हैं। इतने में चलते हुए अचानक से होश रुक के गैरेज में थोड़ा झटका लगा, जिस झटके का फायदा उठाते हुए वेंडिट सीधा आकर स्यूज की गोद में गिर जाता है, जिसे स्यूज ने भी जल्दी से संभाल लिया और बोलता है जरा ध्यान से। इतने में उसे कुछ नोटिस हुआ जिससे वो दोनों ही वहीं पर फ्रीज हो गए। स्यूज ने अपना हाथ वेंडिट की बैक पर रख दिया था, जिस चीज का रियलाइज होते ही उस बेचारे के तो पसीने छूट के फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और उसने जल्दी से वेंडिट को से दूर किया, ये बोलते हुए कि तुम उसे थोड़ा दूर ही रहो। वो तो उससे नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। तो उसी तरह वेंडिट, जिसे स्यूज को ऐसे देखकर काफी मजा आता है और वो स्माइल करने लग गया, जैसे कि वो यही तो करना चाह रहा था। स्यूज बेचारा तो मन ही मन खुद पर गुस्सा करने लग गया था कि आखिर मैंने ये अभी अभी क्या कर दिया, क्या मैंने इसकी बैक टच की है। स्यूज को अच्छे से टीज करने के बाद वो गार्ड से रुकने का रीजन पूछता है, जिस पर गार्ड बताता है कि योर मैजेस्टी, कुछ लोगों ने हमारा रास्ता रोक दिया है जिस वजह से हमें रुकना पड़ा। हम सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं तो प्लीज योर एक्सीलेंसी थोड़ी देर के लिए वेट करें। गैरेज के बाहर देखते हैं जिन लोगों ने रास्ता रोका था वो चिल्लाते हुए लॉर्ड से मिलने की डिमांड कर रहे थे कि हमें लॉर्ड से मिलना है, बस एक बार हमें उनसे मिलने दो। लेकिन गार्ड उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, जिस पर वो चिल्लाते हुए माय लॉर्ड पुकारने लगे। ये सारा शोर सुनकर वेंडिट गैरेज से बाहर निकल आया और गार्ड से पूछता है यहाँ क्या चल रहा है, जिसे देखकर एक पर्सन जल्दी से उसके पास आकर बोलने लगता है, योर एक्सीलेंसी प्लीज हम लॉर्ड से मिलना चाहते हैं, बस एक बार हम आपसे भीख मांगते हैं। इस पर वेंडिट उसे संभालते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं लॉर्ड को अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम उनसे कोई बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात उन तक पहुँचा दूंगा। जिसे सुनकर वो पर्सन बोलता है, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हो, और बताने लगता है कि मैं बंदरगाह पर काम कर रहा हूँ, रिसेंटली वहाँ से बहुत सी चीजें चोरी हो रही हैं। ये सब कुछ बताते हुए काफी ज्यादा पैनिक हो रहा था, जिस पर वेंडिट उसके शोल्डर पर बैठ करते हुए उसे शांत होने का बोलता है कि आराम से बोलो, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि बंदरगाह से बहुत सी चोरी हो रही हैं। जिस पर वो बताता है, हाँ बस इतना ही नहीं, अब तो वो हमारे घरों में घुसकर लूटपाट भी करने लगे हैं। सच में मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर वेंडिट स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मैं समझ गया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जैसा तुमने मुझे बताया है मैं बिल्कुल ऐसे ही लॉर्ड को इस बारे में रिपोर्ट कर दूंगा। तुम बता रहे हो अगर वैसा ही हुआ तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे, पक्का इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। वैसे अभी यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई तो बेहतर रहेगा अभी के लिए तुम वापस चले जाओ। दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने से ये सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। इस पर वो भी वेंडिट की बात मान गया और फौरन ही वहाँ से वापस चला जाता है कि मैं जाकर बाकी सभी को भी इस बारे में बता दूंगा। इस पर वेंडिट भी बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, घर जाओ और मैं सब कुछ संभालूंगा। इस सब के बीच स्यूज भी गैरेज से निकलकर बाहर आ चुका था और उसने वेंडिट की सारी बातें सुन ली थी। उससे पूछता है, तुम उस पर्सन की हेल्प क्यों करोगे, जिस पर वेंडिट बोलता है, बाकी सभी जगहों पर अगर किसी और लॉर्ड के सामने ऐसी सिचुएशन आती तो वो बस सिंपली अपने सबऑर्डिनेट से इसे सोल्व करने का बोल देता, लेकिन मेरे इलाके में मैं अपने लोगों के साथ ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। हम लोग पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा करके मैं बस उनके लिए एक अच्छा रूलर बनना चाहता हूँ। मेरा गोल है कि एक दिन मैं ऐसा रूलर बनूं जिसे सभी लोग चाहते हों। इसकी इस बात से तो स्यूज उसे देखता ही रह जाता है। फिर उससे पूछता है, अगर ऐसी बात थी तो तुमने उस पर्सन से अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई, यानी कि उसे बताया क्यों नहीं कि तुम ही लॉर्ड हो। जिस पर वेंडिट उसे बताता है कि अगर मैं उसे अपने बारे में बता देता कि मैं ही लॉर्ड हूँ तो वो इस तरह ईमानदारी से मुझसे बात करने की हिम्मत न कर पाता। इसकी बातें सुनकर अब फाइनली स्यूज के फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी और वो सोचने लग जाता है कि ये ह्यूमन कितना जेंटल और चालाक
है। वो दोनों ऐसे ही चलते हुए जाने लगे। इतने में वेंडिट एक कैसल की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, हम बस अपनी डेस्टिनेशन से कुछ ही कदम दूर हैं। क्या तुम यहाँ एंड तक मेरे साथ रहना चाहोगे? उसे इस तरह से पूछता है कि ज़्यूस उसे इनकार कर ही ना पाए। से ही ज़्यूस उसके साथ रहने लगा। दिन गुजरते गए। ज़्यूस उस कैसल में फ्रीली घूम पा रहा था अपनी मर्जी से। फिर हम ज़्यूस को एक पेड़ पर बैठा देखते हैं, जहाँ से विंडो के जरिए वो वेंडिट को देख रहा था, क्योंकि जब से वो कैसल वापस आए थे वो बस काम ही किया जा रहा था। उसको पहले तो वो बस एक छोटा सा डेलिकेट प्रिंस लगा था, लेकिन अब उसका ये एम्बिशन देखकर उसके सामने वो खुद को नैरो माइंडेड समझने लग जाता है और उसे अपने पास की मेमोरी याद आने लगी, जहाँ पर उसके फादर उसे बुरी तरह से पीट रहे थे क्योंकि वो बिना इजाजत दूसरे बच्चों के साथ कबीले से बाहर गया था। बस इतना ही नहीं, वो इसकी वजह से ट्रैप में भी फंस चुके थे। पर वो रोते हुए बोलता है, अगर मैंने सभी को ट्रैप में फंसाया तो मैं उन्हें सेफली वापस भी तो लेकर आया हूँ। बस इतना ही नहीं, हम ह्यूमंस को वार्निंग भी देकर आए हैं, तो मैं गलत कैसे हुआ? जिस पर फादर अब उसके पास बैठते हुए नॉर्मली समझाने लगते हैं कि क्या सच में तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें ह्यूमन से बदला लेने की इजाजत क्यों नहीं देता? जिस पर छोटा ज़्यूस रोते हुए बोलता है, मैं सच में नहीं समझ पा रहा। ह्यूमन ने हमारे इतने सारे लोगों को मारा है, लेकिन फिर भी हम उनसे बदला नहीं ले सकते। फादर उसे शांत करने के लिए गले लगा लेते हैं कि क्योंकि अगर आज हम ह्यूमंस को मारेंगे तो कल वो दोबारा से हमें मारेंगे। अगर ऐसे ही नफरत फैलती रही तो कभी भी कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। गुस्से की वजह से कभी भी ऐसा मत कर जाना जिसका तुम्हें पूरी जिंदगी पछतावा रहे। इस चीज को याद करते हुए प्रेजेंट में वो सोचता है, शायद मेरा गोल अपने बदले की खातिर पूरे कबीले को मौत के मुंह में ले जाना नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय शांति से मुझे उन्हें बचाने का सोचना चाहिए। दूसरी तरफ वेंडिट भी फाइनली अपने काम से फ्री हो चुका था। वो इस टाइम उसी केस पर काम कर रहा था जिस बारे में उस पर्सन ने कंप्लेन की थी, जिसे सोल्व करते हुए वेंडिट को पता लगता है कि ये मामला बस चोरी का नहीं, बल्कि इसके पीछे कहीं न कहीं वो लोगों को स्लेव्स बनाकर बेच रहे हैं। और डिसाइड कर लेता है, चाहे जो भी हो मैं खुद ही जाकर इस पूरी सिचुएशन को चेक करूंगा। इतने में अचानक से उसकी नजर विंडो के बाहर पड़ी, जहां उसे पेड़ पर बैठा ज़्यूस नजर आ जाता है। लेकिन ज़्यूस का फेस दूसरी तरफ था, जिसकी अटेंशन लेने के लिए उसने अपने टेबल पर मौजूद कुछ बुक्स और चीजें नीचे फेंक दी। जैसे ही ज़्यूस ने वो वॉइस सुनी तो फौरन से जंप करते हुए विंडो में आ गया। हाँ, वेंडिट अपने सर को पकड़कर बैठा था, जैसे कि उसे चक्कर आ गए हों। ज़्यूस जल्दी से रूम में आकर उसे संभालता है और पूछने लग गया, क्या तुम ठीक हो? जिस पर वेंडिट आहिस्ता से बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। शायद मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, अब मुझे रेस्ट करनी चाहिए। क्या तुम उठाकर मुझे मेरे रूम में वापस ले जा सकते हो, या इसके लिए मैं अपने किसी नर्ड को बुला लूँ? पर ज़्यूस तो फौरन से उसे अपनी गोद में कैरी कर लेता है, ये बोल कर के पकड़े रहना, अगर तुम गिर गए तो इसमें तुम्हारी अपनी गलती होगी, मुझे कोई परवाह नहीं। फिर ले जाकर उसे बेड पर लेटा देता है कि अच्छे से रेस्ट करो और अब मैं चलता हूँ। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा तो वेंडिट ने उसके क्लोथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोलता है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे खुद को सहलाने दोगे? बस तब तक ही जब तक मुझे नींद ना आ जाए। जिस पर ज़्यूस ने मना कर दिया, ये बोलकर कि मैं तुम्हारा कोई पेट नहीं हूँ। जिस पर वेंडिट बोलता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर एक बार की रिमूव हो गया तो तुम बड़ी सी कैट को मुझे सहलाने दोगे, लेकिन मैं कब से वेट कर रहा हूँ, तुमने एक बार भी मुझे ऐसा नहीं करने दिया है। जिसकी इस बात से ज़्यूस बेचारे ने तो अपना सर ही पकड़ लिया। आखिर वो उसे क्या ही बताता कि उसके टच करने से वो एक्साइटेड फील करने लग जाता है। लेकिन वेंडिट तो यही बोल रहा था, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है तो अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जैसे बेस्ट कुछ भी कह देते हैं और बाद में अपनी बात पर पूरा नहीं उतरते? सच में तुम ऐसा तो नहीं करने वाले ना? ये बोलते हुए वो कुछ ज्यादा ही इनोसेंट सा फेस बना रहा था, जिसे देखकर अब से उसको भी मानना पड़ जाता है कि ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ, लेकिन तुम बस बेस्ट एयर और टेल को ही टच कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर वेंडिट उसके एयर्स को टच करते हुए उसके ऊपर ही आ गया था, जिसके ऐसा करने से ज़्यूस बेचारा तो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो जाता है कि आखिर इसे इन चीजों को टच करने के लिए मेरे इतना क्लोज आने की क्या जरूरत है।
पक्का ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने इसे खुद को टच तो करने नहीं दिया। दूसरी तरफ वेंडिट उसके एयर्स को टच करते हुए बोलता है ये बहुत सेंसिटिव है। फिर टेल को टच करने लगा कि पता नहीं तुम्हारी टेल भी इनके जितना सेंसिटिव होगी या नहीं। इसके ऐसा करते ही स्यूज की तो दोबारा से बुरी हालत होने लगती है। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किए रखा, लेकिन वेंडिट तो बस यही नहीं रुकता, उस पर हाथ फिराते हुए बोलता है ये कितनी सॉफ्ट और स्पंजी है। अब मैं समझा जब सुबह मैं इसे टकराया था तो मुझे चोट क्यों नहीं लगी। इस पर अब उसके मन में भी आने लगता है कि क्या कहा सॉफ्ट, लेकिन तुम्हारी बैग से ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं हो सकती। इमेजिनेशन और बॉडी की एक्साइटमेंट तो बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वेंडिट तो रुकने का नाम नहीं लेता। एक पल ऐसा आता है कि जब वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल लूज करते हुए उसे पुश करके ऊपर आ गया, तो शायद उससे आगे भी बढ़ने वाला था, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही वेंडिट उसका हाथ पकड़कर अपने फेस पर लगाते हुए उसे जेंटल रहने का बोलता है। अगर तुम रफ रहोगे तो मैं हर्ट भी हो सकता हूँ। जिसे सुनते ही वो फौरन से अपने होश में वापस आ गया और जल्दी से खींचते हुए अपना हाथ उसे दूर करता है और इरिटेशन में सर पर ही हाथ रख लिया कि अब जबकि तुमने टेल और एयर्स को टच कर लिया है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया था। बस इसने मुझे टच क्या किया, मैंने तो अपना पूरा कंट्रोल ही लूज कर दिया। जब वो वहाँ से जाने लगा तो वेंडिट ने दोबारा से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया कि मैंने खुद को इस चीज़ के लिए रेडी कर लिया है। इसके अलावा तुम्हें भी तो खुद को रिलैक्स करना है ना। जिसकी बात सुनकर जब उसका ध्यान अपनी बॉडी पर पड़ा तो वो एक्साइटेड हो चुकी थी। ये देखकर उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो गया। वो जल्दी जल्दी खुद को छुपाने लगा और किसी बिल्ली की तरह चलाते हुए वहाँ से भाग गया कि आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो, इसे तुम्हारा क्या लेना देना, मैं खुद ही इसे डील कर लूंगा, मुझे इसे हैंडल करना आता है। दूसरी तरफ वेंडिट तो बिल्कुल इनोसेंटली उसे वहाँ से जाता देखता रहा। जैसे ही वो रूम से बाहर निकला तो उसके फेस पर एक एवल सी स्माइल आ जाती है। उसे स्यूज इस तरह से एक्ट करते हुए बहुत ही क्यूट लगा था। उसकी एक्साइटमेंट तो बढ़ती ही जा रही थी, उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। उसे कुछ भी करके स्यूज की बॉडी पर अपना मार्क छोड़ना था और सोच लेता है कि वो लेबर इश्यू यूज करके उसे थोड़ा और उकसाने की कोशिश करेगा, यानी कि उसी पर्सन वाला केस जिसे वो तब से सोल्व करने की कोशिश कर रहा था। वो उसी केस का यूज करते हुए वेंडिट को भी उकसाने वाला है। आगे वो क्या करेगा ये देखना सच में मजेदार होने वाला है। इसे जानने के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर तक का वेट करना होगा और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जाने से पहले इसे लाइक जरूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।